नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम ब्लड के बारे में, अर्थात रक्त के बारे में। तो रक्त के बारे में सबसे पहले बात आती है कि जो हमारे शरीर का ब्लड होता है वो एक तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण होता है। क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण होता है। तो मैं लिख रहा हूं, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण है। उसके बाद में आता है कि जो हमारा ब्लड होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें ब्लड का अध्ययन किया जाता है वो क्या होती है? हेमेटोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें रक्त का अध्ययन किया जाता है वो क्या होती है? हेमेटोलॉजी। विज्ञान की विज्ञान की वह शाखा जिसमें रक्त का अध्ययन किया जाता है, हेमेटोलॉजी। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें रक्त का अध्ययन किया जाता है हेमेटोलॉजी कहते हैं ना। उसके बाद में आता है कि रक्त की पीएच का मान कितना होता है। तो रक्त की पीएच का मान 7.4 होता है। रक्त की पीएच 7.4, हल्का क्षारीय। क्या आता है कि रक्त की पीएच 7.4 होती है, हल्का क्षारीय। अगर मैं बोलूं कि किसी की पीएच का मान 7 से ज्यादा है तो वहां होगा क्षारीय। अगर मैं बोलूं किसी की पीएच का मान 7 से कम है तो वो अम्लीय प्रकृति का। अगर 7 है तो वो क्या होगा? उदासीन। यहाँ पे 7 से ज्यादा है तो क्या हो गया? हल्का क्षारीय। उसके बाद में आता है कि जो रक्त होता है उसके विशिष्ट घनत्व का मान कितना होता है। तो रक्त के विशिष्ट घनत्व का मान 1.04 होता है। ठीक है, रक्त के विशिष्ट घनत्व का मान 1.04। अब इसके बाद में बात करते हैं तो रक्त में एक हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है जिसकी वजह से हमारे शरीर का जो रक्त है उसका रंग क्या होता है? लाल होता है। किस वर्णक के कारण? हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। रक्त में हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का मतलब क्या हो गया? हिम, और दूसरा वर्ड क्या है? ग्लोबिन। तो हिम का मतलब क्या होता है? आयरन, अर्थात Fe। आयरन Fe। और ग्लोबिन का मतलब क्या होता है? प्रोटीन। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण है। पहली बात, विज्ञान की वह शाखा जिसमें रक्त का अध्ययन किया जाता है, हेमेटोलॉजी। बाद में रक्त की पीएच 7.4, हल्का क्षारीय। रक्त के विशिष्ट घनत्व का मान 1.04। रक्त में हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है जिसकी वजह से रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन मतलब हिम प्लस ग्लोबिन। हिम का मतलब आयरन, ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन। यहां तक ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं तो रक्त में जो Fe होता है, आयरन, अगर उसकी हमारे शरीर के अंदर कमी हो जाए तो उसकी कमी से हमें एनीमिया नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? एनीमिया नामक रोग। रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है।
एनीमिया नामक रोग हो जाता है। अब इसके बाद में बात करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कुछ प्रोटीन पाई जाती हैं, उनके साथ कुछ अन्य समूह है जुड़े रहते हैं। तो मैं बोलूं कि प्रोटीन के साथ जुड़ने वाले अन्य समूह को प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। प्रोटीन के साथ जुड़ने वाले अन्य समूह। ठीक है, प्रोटीन के साथ जुड़ने वाले अन्य समूह प्रोस्थेटिक समूह कहलाते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं तो रक्त में क्या पाया जाता है। तो रक्त में पाया जाता है, सबसे पहले क्या होता है, रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है, और प्लाज्मा के साथ में क्या पाया जाता है, रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो, रक्त में क्या पाया जाता है, बीच में लिखो रक्त, ब्लड। ठीक है, अब ब्लड में क्या पाया जाता है, एक नंबर पे क्या होता है, प्लाज्मा। दूसरे नंबर पे क्या होता है, रुधिर कणिकाएं। ठीक है, अब जो प्लाज्मा होता है वो हमारे शरीर में एक हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, हल्के तरल पदार्थ होता है। और प्लाज्मा में 92% क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, 92% जल। अब जो बच गया वो 8% वो क्या होता है, कार्बनिक व अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं, कार्बनिक व अकार्बनिक लवण। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है और 92% जल पाया जाता है, और बच गया वो 8%, उसमें क्या होता है, कार्बनिक व अकार्बनिक लवण। अब रुधिर कणिकाओं में क्या क्या होता है, एक तो आपकी होगी आरबीसी, एक होगी डब्ल्यूबीसी, एक होगी प्लेटलेट, हिंदी में क्या बोलते हैं, बिंबाणु। रक्त दो भाग, प्लाज्मा, रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा एक हल्के रंग का, हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। अब प्लाज्मा में 92% जल और 8% कार्बनिक व अकार्बनिक लवण। अब रुधिर कणिकाओं में क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं हम आरबीसी के बारे में। इसको मिटा रहा हूं मैं। सबसे पहले पढ़ते हैं आरबीसी। आरबीसी का रेड ब्लड कोशिकाएं क्या होगी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। अब सबसे पहले बात करते हैं तो आरबीसी का निर्माण काल। पहले नंबर पे क्या होता है, निर्माण काल, तो वो होता है 78 घंटे। ठीक है, उसके बाद में आता है 2 नंबर पे बात आती है आपकी, इसको एरो लगा के लिख लो। 2 नंबर पे बात आता है जीवन काल। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, अर्थात मैं बोल दूं 4 महीने। ठीक है, निर्माण काल 78 घंटे और जीवन काल 120 दिन। अब इसके बाद में जो बात आती है उसकी आरबीसी होती है, आरबीसी भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण
भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण, सॉरी किस में होता है, यकृत में होता है। किस में होता है, यकृत में। वो अस्थि मज्जा में तो शिशु अवस्था में होता है, सॉरी ठीक है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। और यकृत में कहाँ होता है, प्लीहा। कहाँ होता है, प्लीहा बोल दो, तिल्ली बोल दो, या फिर बोल दो स्पेलीन बोल दो। अब इसके बाद में शिशु अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो शिशु अवस्था में होता है। शिशु अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा, बोन मेरो, ठीक है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, प्लीहा में। और शिशु अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, बोन मेरो, ठीक है यहां तक। अब इसके बाद में क्या आता है कि जो आरबीसी है ना, आरबीसी एक परिपक्व आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। क्या होता है, अनुपस्थित। परिपक्व आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। परिपक्व आरबीसी, परिपक्व आरबीसी में केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित। अब इसमें क्या होता है, दो अपवाद पाए जाते हैं, उनका नाम होता है ऊंट और लंबा। उनकी आरबीसी परिपक्व होती है, बट इसके बाद में भी केंद्र क्या होता है, उपस्थित होता है। नीचे लिख लो अपवाद, ऊंट व लंबा। ऊंट व लंबा में आरबीसी परिपक्व होती है, उसके बाद में भी क्या होता है, इनके अंदर केंद्र उपस्थित होता है। अब इसके बाद में आता है कि अगर आरबीसी की हमारे शरीर के अंदर कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, एनीमिया रोग हो जाएगा। आरबीसी की कमी से तो रोग हो गया आपका एनीमिया। और आरबीसी की अधिकता से साइथोमिया रोग होता है। क्या होता है, साइथोमिया। आरबीसी की कमी से क्या हो गया, एनीमिया। और आरबीसी की अधिकता से कौन सा रोग हो गया आपका, साइथोमिया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या आता है कि आरबीसी के बारे में क्या पढ़ा है कि निर्माण काल क्या हो गया, 78 घंटे, और जीवन काल 120 दिन। और बाद में क्या हुआ कि जीवन काल 120 दिन हो गया। बाद में क्या हुआ कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में, और शिशु अवस्था में आरबीसी का निर्माण बोन मेरो या फिर अस्थि मज्जा में हो गया। तो ये था आरबीसी के बारे में। अब आरबीसी के बाद में क्या आता है आपका, डब्ल्यूबीसी। अब देखो डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या हो गया, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम हो गया व्हाइट ब्लड सेल्स हो गया, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी में क्या होता है कि जो आरबीसी थी उसका जीवन काल कितना था, 120 दिन। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होगा, 5 से 6 दिन। कितना होगा, 5 से 6 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना है, 5 से 6 दिन। अब जो डब्ल्यूबीसी इसका कार्य क्या होता है, ये हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती है। क्या करती है, डब्ल्यूबीसी क्या करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती है।
ठीक है। आरबीसी का डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 5 से 6 दिन, और डब्ल्यूबीसी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती है। अब डब्ल्यूबीसी यहाँ पे 2 प्रकार की होती है। डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहली होती है अकणिकामय और दूसरी होती है आपकी कणिकामय। डब्ल्यूबीसी के प्रकार लिखो। पहली होती है अकणिकामय और दूसरी क्या होती है? कणिकामय। ठीक है। डब्ल्यूबीसी के 2 प्रकार, कणिकामय, अकणिकामय। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अकणिकामय के बारे में। हेडिंग लगाओ अकणिकामय। अकणिका में डब्ल्यूबीसी। अब अकणिका में भी की 2 प्रकार होते हैं। अकणिका में के 2 प्रकार। पहला होता है लिम्फोसाइड और दूसरा होता है लिम्फोसाइड और मोनोसाइड। ठीक है। अकणिका में के 2 प्रकार, लिम्फोसाइड और मोनोसाइड। अब लिम्फोसाइट जो होता है उसके अंदर जो केंद्रक पाया जाता है वो गोल व बड़ा पाया जाता है। तो इसमें लिखो केंद्रक। केंद्रक गोल व बड़ा, पहली बात। और इसमें अभक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? अभक्षक कोशिकाएं। अभक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक होता है। कौन? लिम्फोसाइड। ठीक है। ये 3 बातें इसके बारे में। केंद्रक गोल व बड़ा, अभक्षक कोशिकाएं, प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक। इसके बाद में क्या आता है? मोनोसाइड। मोनोसाइड में क्या होता है? केंद्रक घोड़े की नाल के समान पाया जाता है। केंद्रक घोड़े की नाल के समान। इसमें भक्षक, इसमें अभक्षक कोशिकाएं, इसमें भक्षक कोशिकाएं। ठीक है। अकणिका में डब्ल्यूबीसी के 2 प्रकार। पहला प्रकार लिम्फोसाइट, दूसरा मोनोसाइट। लिम्फोसाइट में क्या होता है? केंद्र गोल व बड़ा पाया जाता है और मोनोसाइट में केंद्र घोड़े की नाल के समान। इसमें अभक्षक कोशिकाएं, इसमें भक्षक कोशिकाएं। ये प्रतिरक्षा तंत्र में भी सहायक होता है। अब इसके बाद में जो लिम्फोसाइट होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। लिम्फोसाइट के भी क्या होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका टी लिम्फोसाइट और दूसरा होता है बी लिम्फोसाइट। ठीक है। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। अब जो टी लिम्फोसाइट होता है ना, वो क्या होता है कि टी लिम्फोसाइट कोशिका का परिपक्वन हमारे शरीर में थाइमस ग्रंथि के अंदर होता है। कहाँ होता है? थाइमस ग्रंथि के अंदर। इसीलिए थाइमस ग्रंथि को टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का थाइमस ग्रंथि को टी लिम्फोसाइट का क्या कहते हैं? प्रशिक्षण केंद्र कहते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं टी लिम्फोसाइट सेल्स का परिपक्वन
ठीक है। टी लिम्फोसाइट कोशिका का परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है, इसीलिए थाइमस ग्रंथि को टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का प्रशिक्षण केंद्र कहते हैं। ये था आपका टी लिम्फोसाइट को, सॉरी टी लिम्फोसाइट, ठीक है। अब इसके बाद में क्या आता है कि यहाँ तक ठीक है। कणिका, कणिका में डब्ल्यूबीसी हो गया। कणिका में डब्ल्यूबीसी के दो प्रकार, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट के में क्या होता है, केंद्रक गोल व बड़ा, इसमें केंद्रक घोड़े की नाल के समान, इसमें अभक्षक कोशिकाएं, इसमें भक्षक कोशिकाएं, और ये प्रतिरक्षा तंत्र में भी सहायक होता है। अब लिम्फोसाइट के दो प्रकार, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट में क्या होता है कि जो टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का परिपक्वन कहाँ होता है, थाइमस ग्रंथि में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का परिपक्वन कहाँ होता है, थाइमस ग्रंथि में होता है, इसीलिए थाइमस ग्रंथि को टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का प्रशिक्षण केंद्र कहते हैं। इसके बाद में जो आता है वो डब्ल्यूबीसी का दूसरा प्रकार, कणिकामय। दूसरा प्रकार क्या आता है, कणिकामय। कणिकामय डब्ल्यूबीसी, ठीक है। अब कणिकामय डब्ल्यूबीसी के तीन प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है ऑक्सीफिल्स, दूसरा प्रकार होता है बेसोफिल्स, तीसरा प्रकार होता है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। कणिका में डब्ल्यूबीसी के तीन प्रकार, ऑक्सीफिल्स को एसिडोफिल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। अब पहले बात आती है एसिडोफिल्स की। एसिडोफिल्स हमारे शरीर में 2 से 3% पाया जाता है, 2 से 3% पाया जाता है। एसिडोफिल्स हमारे शरीर के अंदर 2 से 3% पाया जाता है, और इसमें जो केंद्रक होता है वो द्विपालित केंद्रक होता है। केंद्रक द्विपालित, और इसमें अभक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये एलर्जी प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक होता है। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। इसके बाद में क्या आता है, बेसोफिल्स। ये हमारे शरीर के अंदर 1% पाया जाता है, ठीक है, और इसमें केंद्रक द्विपालित होता है। इसमें भी केंद्रक द्विपालित, और इसमें भी अभक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं, अभक्षक कोशिकाएं, ठीक है। अब इसके बाद में क्या आता है, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स में क्या होता है, केंद्रक जो होता है वो त्रिपालित होता है, और इसमें भक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। कणिका में डब्ल्यूबीसी के तीन प्रकार, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। एसिडोफिल्स 2 से 3% पाया जाता है, केंद्रक द्विपालित और अभक्षक कोशिकाएं, और ये एलर्जी प्रतिरक्षा तंत्र में क्या होता है, सहायक होता है। इसके बाद में आता है आपका बेसोफिल्स। बेसोफिल्स में 1% पाया जाता है, और केंद्रक द्विपालित होता है इसमें भी, और अभक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं। और न्यूट्रोफिल्स में केंद्रक क्या होता है, त्रिपालित और भक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। अब इसको मिटा रहा हूं, यहां तक ठीक है। कणिका में डब्ल्यूबीसी हो गया। ऑक्सीफिल्स तीन प्रकार, इसके तीन प्रकार, ऑक्सीफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है यहां तक। अब तीसरा प्रकार कौन सा है,
बिंबाणु या प्लेटलेट्स। अब बिंबाणु क्या होता है कि बिंबाणु में सबसे पहले आता है बिंबाणु रंगीन होते हैं। क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। अब रंगीन है इसका मतलब इसमें हीमोग्लोबिन क्या होता है? अनुपस्थित होता है। कोष्टक में लिख रहा हूं हीमोग्लोबिन बिंबाणु रंगीन, हीमोग्लोबिन अनुपस्थित। भाई अगर रंगहीन है इसका मतलब क्या हो गया? हीमोग्लोबिन उसके अंदर बिल्कुल नहीं है। ये बिंबाणु। अब केंद्र क्या होता है? गोल होता है। केंद्र क्या होता है? गोल। बिंबाणु केंद्र, बिंबाणु में केंद्र क्या होता है? गोल पाया जाता है इसके अंदर। अब ये जो बिंबाणु होता है उसका हमारे शरीर में क्या कार्य होता है? तो बिंबाणु रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ठीक है। बिंबाणु रंगीन होते हैं। अगर रंगीन है तो इसका मतलब इसमें हीमोग्लोबिन क्या है? अनुपस्थित है। वो केंद्र कैसा पाया जाता है? गोल पाया जाता है। और बिंबाणु का कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो ये था आपका बिंबाणु। अब इसके बाद में क्या पढ़ते हैं? ब्लड के कार्य क्या होते हैं? रक्त के कार्य। ब्लड के कार्य। तो पहला जो कार्य होता है वो क्या आता है? ये हमारे शरीर के अंदर O2 व CO2 का परिवहन करता है। दूसरा कार्य क्या आता है कि शरीर की पीएच का नियंत्रण करता है। तीसरा क्या आता है कि ताप नियंत्रण में सहायक होता है। शरीर की, हमारे शरीर का जो ताप है ना उसका नियंत्रण भी कौन करता है? रक्त करता है। ठीक है। O2 व CO2 का परिवहन करता है। शरीर की पीएच का नियंत्रण करता है। शरीर के ताप का नियंत्रण भी कौन करता है? रक्त करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ब्लड। ठीक है। ध्यान से आपने, आई होप आपने ध्यान से पढ़ा होगा क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था और आई होप मैंने भी ध्यान अच्छे से पढ़ाया होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ में आपको जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।